आ गए। चलो अब हम लोग चलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। मॉडर्न हिस्ट्री हमने जैसे पहले किया था कि हम 4 पार्ट में करेंगे इस वीडियो को। पहले 3 में हम पीवाईक्यू और चौथे में इसकी स्ट्रेटेजी। तो बिना भी टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे चलते हैं 2010 के पेपर पर। 2010 का पहला सवाल कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सपोर्ट किया था शुद्धि मूवमेंट? इसका जवाब है आर्य समाज। फनी बात यह है कि जो गांधी जी के सबसे बड़े बेटे थे हरीलाल, वो मुस्लिम बन गए थे और बाद में उनको फिर से दोबारा हिंदू में लाया गया था। घर वापसी शुद्धि मूवमेंट ये आर्य समाज के द्वारा ही किया गया था। तो चलिए ये सारी बातें छोड़ते हैं। आर्य समाज इसका सही आंसर है। अच्छा, मंगल पांडे किस चीज से एसोसिएटेड है? ऑब्वियसली बैरकपुर से एसोसिएटेड है। बैरकपुर में 29 मार्च को इन्होंने गोली चलाई थी। किस पर चलाई थी? लेफ्टिनेंट बाघ पर। बाघ का सुअर बना दिया था। अब हम लोग अगला चलेंगे। यहाँ पे दिया है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट गॉट फिलिप ड्यूरिंग द वॉइस रॉयलिटी ऑफ, मतलब सिंपल सी बात है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। बस इतना याद रखने की जरूरत है, इससे ज्यादा की नहीं। फिर अगला चलते हैं, ये देखें। ये तो याद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये मैच द कॉलम रहेगा और ये साथ में उसका लिस्ट रहेगा, ठीक है। ये रहा झांसी, ये रहा लखनऊ, ये रहा कानपुर, ये रहा फैजाबाद। तो झांसी में हम देखते हैं किसको? रानी लक्ष्मीबाई को। लखनऊ में हम किसको देखते हैं? बेगम हजरत महल को। कानपुर में हम किसको देखते हैं? अजीमुल्ला खान को। और फैजाबाद के लीडर कौन थे? मौलवी अहमद शाह। अब क्या होगा? अब क्वेश्चन इतना जेनेरिक नहीं आएगा। अब वैसे वैसे वहां वहां से आएंगे जहां जहां से पूछे नहीं जा रहे थे। मेरठ से पूछ लेगा, आपका बस्ती से पूछ लेगा, ऐसे ऐसे जगहों से पूछ लेगा। तो इस पर ज्यादा फोकस रखें आप। ये रिवॉल्ट है और उनके एरियाज हैं। तो ये देखिए, कुकी रिवोल्ट कहाँ हुआ था? ये हुआ था त्रिपुरा में। कुका कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका पंजाब में। पाबना हम लोग को सबको पता है बंगाल में, और बिरसा मुंडा यह है बिहार में। अब समझदार आदमी वही करेगा, देखेगा कि इनके लीडर कौन है, इनका ईयर देखेगा और ये क्यों हुआ था वो देखेगा, क्योंकि अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ऐसे अब क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन आएंगे कि कुकी रिवॉल्ट कौन से साल में हुआ था, कौन सा लीडर था। कुका रिवॉल्ट कौन से साल में हुआ था, कौन सा लीडर था। ऐसी सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी और ये 100% पूछी जाएंगी। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मूवमेंट है जहाँ पे महात्मा गांधी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल का वो किया था? वो था अहमदाबाद स्ट्राइक में। भाई 35% वर्करों को एक्स्ट्रा पे दिलाने के लिए 1918 में ये हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्रोनोलॉजी ऑर्डर लगाने के लिए बोल रहा है। ये देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट बना, कैबिनेट मिशन आया, मुस्लिम लीग ने लॉन्च किया डायरेक्ट एक्शन, और जिन्ना ने शिमला कॉन्फ्रेंस को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो ऑब्वियसली शिमला कॉन्फ्रेंस कब तबाह हुआ था? देखिए यहाँ पर लिखा भी है आदमी ने, 1945 में। तो सबसे नीचे आपका डी आ जाएगा। उसके बाद से क्या आता है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन मार्च में आता है 1946 के। तो फिर आपका ये आ जाएगा। उसके बाद से क्या? मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च करती है अगस्त 1946 को। डायरेक्ट एक्शन डे को क्या कहा जाता था? एक और टर्म था, चलिए हम आगे उसकी बात करेंगे। और फिर इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है आपकी सितंबर 1946 की। यानी ये तीन जो एलिमेंट है 1946 के हैं और जिन्ना का 1945 का है। अब देखो, याद करने का तरीका क्या है, हमें मंथ वाइज याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक क्रोनोलॉजी भी याद है तो काम हो जाता है। अच्छा, जब धरासान सॉल्ट डिपो में जब रेड पड़ी थी तो गांधी जी उस समय येरवड़ा जेल में थे, तो उस समय लीडरशिप कौन संभाल रहा था? वो थे सरोजनी नायडू। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज अरुणा आसफ अली एसोसिएटेड? अरुणा आसफ अली किससे एसोसिएटेड है? क्विट इंडिया मूवमेंट से। ग्वालियर टैंक पर उन्होंने सबसे पहले झंडा फहराया था, तो वहां से इनका नाम बहुत ही ज्यादा फेमस हो रखा है। अच्छा, कांग्रेस ने बाइकआउट किया था साइमन कमीशन को। असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन है। अच्छा, फिर से देख लेते हैं। कांग्रेस ने बाइकआउट किया था साइमन कमीशन को। अच्छा, रीजन क्या है कि साइमन कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। ठीक है, दोनों ए और आर सही है, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन एसोसिएटेड नहीं है होम रूल मूवमेंट से। होम रूल मूवमेंट क्या था ये सब लोगों को मालूम है, बार बार उसकी जरूरत है नहीं। तो सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट तिलक, ये देखो ये दोनों नाम तो ऐसे निकल गए। अब बचे जी सुब्रमण्यम अय्यर और सी आर दास। ये इसमें 50-50 करना था आपको और सी आर दास वॉज द आंसर। इंडियन नेशनल मूवमेंट और इसके करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को देखते हैं। ठीक है, क्रिप्स मिशन आया, क्विट इंडिया मूवमेंट आया, कैबिनेट मिशन आया, वेवेल ऑफर आया। क्रिप्स मिशन, उसके बाद से आपका आएगा क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर आएगा वेवेल ऑफर और अंत में आपका कैबिनेट मिशन प्लान। 2010 का अगला सवाल कि किसने सपोर्ट किया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को? यहाँ बेचारा ऑन लिख गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को, लेकिन उसको जीतता हुआ नहीं देख सकते आप, शूट होता हुआ नहीं देख पाए, वो थे बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि जिस दिन लॉन्च होने वाला था उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। कुल मिला करके 13 सवाल आते हैं 2010 में। 13 में से ऑब्वियसली 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको एग्जाम रूम में टफ लगेगा। एग्जाम से बाहर आएंगे तो आपको बड़ा ही आसान लगेगा।
लेकिन एग्जाम रूम में आपको टफ लगेगा ये 4 सवाल। लेकिन उसके अलावा बाकी के सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हैं। आप इनको एनसीईआरटी से और आप इनको लूसेंट से, दोनों से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। थोड़ा सा इजी है ना। अब चलते हैं 2011 के पेपर पर। 2011 का पहला सवाल, थॉमस रो जो है वो आया था जहांगीर के पास। जहांगीर ने उसको कहाँ पर एक्सेप्ट किया था एज ऑडियंस? वो आगरा में, यानी उसको आगरा में एक्सेप्ट किया था। कब किया था? 1616 में। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। कौन से यूरोपियन है जो सबसे पहले इंडिया में आए थे ट्रेड के लिए? हमें सबको पता है पोर्चुगीज आए थे। सिंपल इसका एक ही है, पीडीएडीएफ। ठीक है, यानी हम लोगों ने इसको ऐसे किया था पीडीईडीएफ में यानी पोर्चुगीज, डच, इंग्लैंड, डेनिश और फ्रांस, ये आए थे पीडीईडीएफ में। एक्ट 5 ऑफ 1843 किस चीज को इलीगल करता था? वो था स्लेवरी को। 1843 का एक्ट नंबर 5, 1843 के एक्ट को द एक्ट ऑफ स्लेवरी भी कहते हैं। ये आपका लूसेंट में दिया हुआ है। असम के जो रेवोल्यूशनरी थे दीवान मणिरत्नम दत्त, इनके बारे में देख लेते हैं। अगला सवाल है, दीवान मणिरत्नम के बारे में मजेदार चीजें कुछ जान लीजिए। ये सबसे पहले उन लोगों में थे जिन्होंने चाय के बागान शुरू किया असम में। सबसे पहले लोगों में थे दीवान मणिरत्नम दत्त, जिन्होंने चाय के बागान की शुरुआत की थी असम में। ये ब्रिटिश के बड़े खास थे, इसलिए इनको कलिता राजा कहा जाता था। इनको कलिता राजा कहा जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स ने इन्हें टाइटल दिया था कलिता राजा का। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ ना दे करके अपने क्रांतिकारियों का साथ दिया। उन्होंने भी एक क्रांति ठानी। ये कहा जाता है कि एक समय ये ब्रिटिशर्स के बड़े खास थे, लेकिन 1850 आते आते तक इनका थोड़ा मूड बदला और 1857 में इन्होंने पूरी क्रांति को छेड़ दिया। बाद में इन्हें क्या मिला? इन्हें सजाए मौत मिला, हैंग टिल डेथ। जब अंग्रेजों ने क्रांति को पूरे भारत की दबा दिया तो मणिराम दत्त जी को भी इन्होंने खत्म कर दिया। तो असम के रेवोल्यूशन के लीडर कौन हुए? आपके मणिराम दत्त साहब। अगला सवाल बड़ा ही आसान है कि कौन सा एक्ट को ट्रांसफर किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन की तरफ? सबको पता है 1858 का एक्ट। यहाँ पर जो क्राउन था उसने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसबैंड कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया। ये पूछ रहा है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, अच्छा जी, जिसको मर्ज कर दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में। कब? 1886 में। वो एसोसिएशन कौन है? तो उस एसोसिएशन का नाम था जी इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन को किसने बनाया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन दोनों लोगों ने मिल करके बनाया था। कौन से साल में बनाया था जी? तो 1876 में बनाया था। ठीक है, 1876 में बनाया था और 1886 में जा करके इंडियन कांग्रेस से मर्ज कर दिया था इंडियन एसोसिएशन को। याद रखना जरूरी है। अब इसके साथ में देखो और भी एसोसिएशन थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन मालूम होना चाहिए दादा भाई नेहरू जी का क्या रोल है। लंदन इंडिया सोसाइटी मालूम होना चाहिए। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी मालूम होना चाहिए। कांग्रेस ने कॉन्फ्रेंस, तो इनके ईयर और इनको किसने बनाया, ये सारी चीजें आपके टिप्स पर होनी चाहिए। ये देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने, ये आदमी समझदार है इसने लिख करके रखा है, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था। किसने लगाया था? लॉर्ड लिटन ने। सिंपल है, कुछ इसमें ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। अच्छा, ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा आपका लॉर्डशिप है जिसने कहा था कि गांधी जी का जो मूवमेंट है वो पॉलिटिकल ब्लैकमेल है, यानी वो ब्लैकमेलिंग ज्यादा करते हैं? तो इसका जवाब रहेगा आपका लिन लिथगो। ये टफ एक क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि भाई ऑब्वियसली पहली बार आएगा तो आपके लिए टफ ही रहेगा ऐसे सवाल, लेकिन इसको हम लोग कर सकते हैं। लिन लिथगो ने क्या बोला था कि ये बहुत ही ज्यादा ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा, उसके कहने का ये रीजन क्या था? सबसे लंबे टाइम तक रहने वाला वॉइसरॉय है ये इंडिया का। ये करीबन आपका 1936 में आया था और यहाँ से 8 साल रहा था, मतलब 44 तक रहा था। 44 तक रहा था ये, और ये बहुत ही लंबा टाइम ये काट करके गया है। और इसने इन 8 सालों में बहुत सी चीजें देखी कि गांधी जी कैसे अपनी सारी बात मनवा लेते थे। इसीलिए इनके मूवमेंट्स को ये एक पॉलिटिकल ब्लैकमेल बोलता रहता था। अब हम लोग 2011 के अगले सवाल पर चलते हैं कि फर्स्ट मीटिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस की कहाँ हुई थी? बच्चे बच्चे को पता है, ये भी बताने की जरूरत न पड़नी चाहिए। ये पेपर था इंडियन मिरर, इसको पब्लिश किया गया था 1861 में। अब यहाँ से दो चीजें याद करने की होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ से हुआ था ये? तो जवाब है आपका कैलकाटा से। अच्छा, इंडियन मिरर के बारे में दो तीन चीजें और जान लीजिए कि इसको स्टार्ट किसने किया था? द्वारकानाथ टैगोर ने। ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था।
और इसको साथ में किस-किस ने बाद में जॉइन किया था? इसको जॉइन किया था एम घोष ने, मोहनलाल घोष ने और केशव चंद्र सेन ने इसको जॉइन किया था। कौन से भाषा में था इंडियन मिरर? तो जी इंग्लिश में था। इतनी सारी चीज़ें हमें पता हो जानी चाहिए। एक तो इंडियन मिरर हमने पता कर लिया, कौन से साल में 1861। कौन इसके एडिटर हैं? द्वारकानाथ टैगोर। कौन से भाषा में है? जी इंग्लिश। 2 और प्रोमिनेंट कौन थे? एक एम घोष साहब और एक केशव चंद्र सेन साहब। और कौन से एरिया में बहुत ज़्यादा फेमस था? कलकत्ता में। हो गया। इंडियन मिरर का पूरा कच्चा चिट्ठा ये रहा आप लोगों के सामने। अगला चलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये भी बच्चे को मालूम है, इसमें भी कुछ और करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। अच्छा, होम रूल सोसाइटी जो लंदन में, वो किसने स्टार्ट किया था? ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, श्यामजी कृष्णजी वर्मा। और भी चीज हम देखते हैं कि इस सोसाइटी को सपोर्ट कहाँ से मिला था, ठीक है? तो इसको सपोर्ट दिया था दादा भाई नौरोजी ने भी और मैडम बीकाजी रुस्तम कामा जी ने भी, ठीक है? तो ये है। और ये स्टार्ट कब हुआ था इंडियन होम रूल सोसाइटी जो लंदन में? वो 1905 में, ठीक है? तो इतनी चीजें हमें याद होनी चाहिए इंडियन होम रूल सोसाइटी के बारे में। देखो, सारी चीजें तो हम याद नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट जितना पीवाईक्यू में आया है पिछले 15 सालों में, उसको तो पूरा उधेड़ दो, उसके साल, उस सब कुछ याद कर लो टिप्स पर। अभी हमारे पास टाइम है, अगर मैं कोशिश करूंगा कि ये 3 वीडियोस मैं बहुत ही जल्दी निकाल दूं, बहुत ही तेजी में निकाल दूं, ताकि हमारे पास समय रहे, हमें पता चल जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या याद करना है, तो भी हमारे पास टाइम है। अगर हम लोग 10 दिन भी लग करके पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के ये सारे फैक्ट एंड फिगर को अगर हम लोग रट करके खत्म कर दें, तो भी आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फर्स्ट ट्रेड यूनियन जो इंडिया में फाउंड किया गया था 1918 में, ठीक है? ये देखो, दो फैक्ट कि पहला ट्रेड यूनियन का फाउंड किया गया था 1918 में। किसके द्वारा फाउंड किया था? वो गया था बीपी वाडिया। क्या नाम था उस ट्रेड यूनियन का? तो उस ट्रेड यूनियन का नाम था मद्रास लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन का। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, पहला ट्रेड फेडरेशन कब बना था? ट्रेड यूनियन तो 1918 में बन गया, लेकिन ट्रेड फेडरेशन कब बना? ट्रेड फेडरेशन उसके ठीक 2 साल बाद बना, 1920 में। क्या नाम था उसका? अटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। चलो, ट्रेड यूनियन और ट्रेड फेडरेशन के बारे में पता होना चाहिए, अटक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ सवाल है कि वॉयसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उससे एक आदमी ने रिजाइन कर दिया था, ठीक है, जलियांवाला बाग के मैसेकेयर के दौरान। कौन है वो आदमी? तो उनका नाम है सर शंकरन नायर। इनको सर की उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। पहले उनके बड़े अच्छे वकील हुआ करते थे, उनके लॉयल वकील थे। बाद में जलियांवाला बाग मैसेकेयर के बाद से उन्होंने कहा कि हम लोग सीधे अब क्राउन को ही सू करेंगे। और इन्हीं का वो एफर्ट है और इन्हीं की वजह है जिसके कारण से हम लोगों को पता चला कि भाई इतना ज्यादा ही अत्याचार हो रहा है हम लोगों के ऊपर, ठीक है? बहुत लोगों ने बोला कि शंकरन नायर। अच्छा, मुझे क्या बोलना, आप एक मूवी आई है केसरी 2, आप लोग केसरी 2 जरूर देखिए। केसरी 2 में सर शंकरन नायर के बारे में सब कुछ बड़े अच्छे से दे रखा है। ऐसी मूवीज हमने देखनी चाहिए। चंपारण सत्याग्रह को अपोज करने वाले कौन थे इसमें? अच्छा, एक ही नाम आपका बचता है, एनजी रंगा। एनजी रंगा आपका नाम क्यों बचता है? क्योंकि देखो, राजकुमार शुक्ला जो है वो तो लेकर के आए थे गांधी जी को मना करके कि चलिए साहब। राजेंद्र प्रसाद तो उनके दाहिने हाथ बने हुए थे उसमें, चंपारण सत्याग्रह में। रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे नहीं, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा का खिताब दिया था। तो बचे एक ही आदमी, एनजी रंगा, वही अब अपोज हो सकते हैं। जर्नल है गदर, तो इसमें पूछा है कि कौन सी भाषा में पहले पब्लिश हुआ था? तो ये है उर्दू। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा जो यहाँ से देखने लायक है, गदर का जर्नल और गदर पार्टी, ये दोनों हमें बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। आए समय में से सवाल आते रहेंगे। हाँ, परपेचुअल नहीं, ऐसा नहीं कि हर साल ही सवाल आ रहा है, लेकिन आप समझ लीजिए कि हर 2 से 3 साल में आपको यहाँ से कोई सवाल उठा करके फेंक देगा आपके ऊपर। एंड यू नेवर नो कि कब आ जाए, कब क्या आ जाए, तो अच्छे से याद कर लीजिए। बंदी जीवन, बंदी जीवन के लेखक कौन है? सबको पता है, सचिंद्र नाथ सन्याल, ठीक है? उनको उठा करके बंद कर दिया था वही अंडमान वाले जेल में, काला पानी में, और उन्होंने वहां पर लिखा था ये बंदी जीवन। ठीक है, 2011 का अगला सवाल बड़े ही अच्छे हैं। गांधी इरविन पैक्ट, भगत सिंह की एग्जीक्यूशन, कराची सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और मार्टेडम ऑफ चंद्रशेखर आजाद। अब देखो, ये समझदार लड़का, इसने यहाँ पर ये लिख करके रखा है कि चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुई थी। एग्जैक्ट डेट है 27 फरवरी 1931। अच्छा, उसके बाद से क्या है?
सबसे पहले ये हुआ, फिर गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च को हुआ था 1931 में। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह 24 मार्च हुआ था 1931 में। और कराची सेशन कब हुआ था? मार्च 26 1931 में। एक एक चीज तो ऐसे है तो याद होगी नहीं है, डेट बाय डेट। इवेंट्स को याद रखने की जरूरत है। अगर हमें ये पता चल गया कि ठीक है चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु हो गई, ये सारे 1931 के इवेंट है, तो पहले चंद्रशेखर आजाद मरे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद से गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी इरविन पैक्ट हुआ, वो बचाना चाह रहे थे भगत सिंह जी को, लेकिन ऑब्वियसली अंग्रेज नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं जी, भगत सिंह तो जाएंगे। तो इस पैक्ट के बाद से ही ऑब्वियसली भगत सिंह जी गए होंगे। तो भगत सिंह को जेल में डाला हुआ था, उनको फांसी कर दी। उसके बाद से जब ये कराची का सेशन हुआ और जब गांधी जी आए तो उनको काला झंडा दिखाया गया था। ये अब ये क्रोनोलॉजी समझ में आ रहा है ना कि कैसे क्या होता है। स्टोरी अगर पता है तो क्रोनोलॉजीज अगर एक ही साल की हैं तो याद हो जाएंगी। उनको काले झंडे दिखाए गए थे और उन्होंने वहीं पे कहा था कि गांधी मर जाएगा लेकिन गांधीवाद नहीं मरेगा। 31 के कराची सेशन के हेड कौन थे आपके? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल है, आपका लिस्ट दिया हुआ है और आपको उसको मैच करना है। एनी बेसेंट सबको पता होगा, ये रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबको पता है, ये रहा। जवाहरलाल नेहरू, ये रहा लाहौर सेशन में। अंबिका चरण मजूमदार, ये रहा लखनऊ सेशन। बात खत्म। सामान्य है, आसान है। फिर ये रहा इंडिविजुअल सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था, ये देखो कौन सा 1940 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, गांधी जी पहले ये थे और दूसरे ये थे। अच्छा, अगला सवाल, मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया था? ठीक है, तो ये रहा 12 अगस्त, 16 अगस्त, 16 अगस्त, 14 अगस्त। अच्छा, अब यहां से भी कंफ्यूज हो गए तो ये रहा ईयर। अगर तुम्हें ईयर याद है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। वैसे यूपीपीएसएस ने स्मार्टली आपको दो ऑप्शन दे रखा है कि 50-50। ये ऑप्शनल इंटेंशनल नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि यूपीपीएसएस ने आपको जानबूझ करके ऑप्शन दिया है कि आप इन दोनों में से कोई एक सही चुन ले। नहीं, ये बस एक्सीडेंटल है, इंटेंशनल नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ ये एक्सीडेंटल है, बाई एक्सीडेंट ये दोनों ऑप्शन आ गए। 16 अगस्त, 16 अगस्त आ गया। डायरेक्ट एक्शन डे को कैलकाटा किलिंग डे भी बोला जाता है, कैलकाटा किलिंग डे। ये जो इनके कायदे आजम है पाकिस्तान वालों के, तो इन्होंने क्या किया था, हिंदू और मुस्लिम में इतना भड़काऊ कर दिया था कि वहां पर लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इसको कैलकाटा किलिंग डे भी कहा जाता है। एक अपनी जिद को मनवाने के लिए इन्होंने कई लोगों की बलियां चढ़ाई हैं। ये होता है अब एक टफ सवाल कि तुम चाह करके भी ना कर पाओ। लिबरेशन ऑफ गोवा, चलो ठीक है तुम कर दोगे 61 में। दलाई लामा भारत का भक्त करके आए थे, एग्जैक्ट डेट किसी को याद है? ठीक है, अगर तुम्हें गलती से भी याद हो कि दलाई लामा 1959 में आए थे, गलती से, कि तुम बड़े हिस्ट्री एंथुजियास्ट हो, तुमने पढ़ लिया कि 1959 में भक्त करके आए थे, लेकिन ये क्या है? ठीक है, चौन इन ला ये इंडिया में विजिट किए थे, ठीक है, एंड खुर्शीद एंड बुल्गानिन ये इंडिया में विजिट किए थे। ये क्या है? नहीं मालूम है तुम्हें? नहीं मालूम होगा ऑब्वियसली। मैं ये भी चैलेंज दे रहा हूँ कि बहुत से लोग जो पीवाईक्यू पढ़ते हैं उनको भी ये बहुत ज्यादा नहीं मालूम होगा। अगर मालूम है तो भाई बता देना मुझे भी, क्या है ये। हालांकि पीवाईक्यू के एक्सप्लेनेशन में सारे दिए हुए हैं कि ये लोग हैं कौन, लेकिन ये टफ क्वेश्चन और तुम्हें करने की वाकई में जरूरत है भी नहीं। कोई दिक्कत है नहीं है, कभी नहीं आएगा। 2011 में एक बार आ गया था गलती से, उसके बाद से आज तक इसका कोई जिक्र है नहीं, तो हमें करने की जरूरत है नहीं। सिंपल। लिबरेशन ऑफ गोवा का डेट याद रख लो, दलाई लामा 1959 में आया था, वो याद रख लो, दैट्स इट इनफ। तो 2011 में टोटल 22 सवाल आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। दिख रहा है कितना ज्यादा रेशियो है मॉडर्न हिस्ट्री का। कोई बात नहीं, आगे आने वाले सालों में धीमे 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 घटेगा। ये इतना हो जाएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री 6, 7 और 9 के बीच में अटक करके रह जाएगा। चिंता नहीं करना। 2011 में 22 सवाल आए थे मॉडर्न हिस्ट्री से। 3 सवाल हैं जो कि वाकई में हम टफ मानेंगे, जो कि एग्जाम रूम में है। बाकी सारे सवाल बड़े ही आराम से सॉल्व हो सकते थे। ऑब्वियसली सेम सोर्स, एनसीईआरटी, लूसेंट। अब चलते हैं 2012 के पेपर पर। 2012 में हम लोग क्या देखते हैं कि जो राजा राम मोहन रॉय है, इनको राजा का टाइटल दिया गया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। आसान है, ठीक है। इसमें पूछा कि इसमें सबसे पहला ऐसा कौन सा कॉलेज हो कि स्टैब्लिश हुआ था। अच्छा जी, ये भी करना है तो आ जाओ। हिंदू कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो कॉलेज। अच्छा, मेयो कॉलेज को किसने बनाया था ये भी याद रखना हमें। ये थे रिचर्ड बर्के। रिचर्ड बर्के ने बनाया था। ये बाद में ये इंडिया के वॉइसराय भी बने हुए थे, रिचर्ड बर्के। फिर मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज किसने बनाया था? तो हमें सब पता, सर सैयद अहमद अली। ये तो रहेंगे ही रहेंगे। और मेयो कॉलेज को रिचर्ड बर्के ने बनाया था। दिल्ली कॉलेज 1928 में आपका बन रखा है और हिंदू कॉलेज 1817 में बन रखा है।
ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप याद कर लेना। अगला चलते हैं हम लोग 2012 में। ये टफ क्वेश्चन है, अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिवली तो ये काफी ही टफ क्वेश्चन है। अगला चलते हैं, ये देखो, न्यूज़पेपर और उसकी भाषा, ये किसी काम का है नहीं, ये वाकई में किसी काम का है नहीं। आपको ज्यादा से ज्यादा आप करने लगोगे तो भारत मित्र, राष्ट्र मित्र, प्रजा मित्र, इनके राइटर कौन है, क्या है, ठीक है, प्रजा मित्र आपका निकल जाएगा बंगाली में, भारत मित्र हिंदी में, राष्ट्र मित्र गुजराती में, नायक आपका निकल जाएगा। तो ऐसी सारी चीजें हैं, अगर आप ये करना चाहें तो आप ये ऑब्वियसली कर लें, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन वो हैं जिनको आपको कंप्लीटली छोड़ देना चाहिए। पीवाईक्यूज का भी क्वेश्चन छोड़ने लायक होता है बहुत। अगला चलते हैं, ये देखो, कांग्रेस प्रेसिडेंट और वेन्यू। देखो, अब मैं एक बात बता दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये इसने किया था, वो उसने किया था, उसकी जरूरत है नहीं। आपके पास एक पूरा लिस्ट है, ठीक है, 1885 से लेकर के और यहां तक जितने भी कांग्रेस के सेशन हुए हैं, आप सारे कांग्रेस सेशन को निकालेंगे, उनके लीडर्स को निकालेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या हुआ था वो निकालेंगे, पढ़ करके एक ही बार में खत्म कर देंगे, तो ये सारा खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये नासी नहीं, ये नासिक है, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट को कह रहा था, कह रहा था सर नासिक कौन सा हुआ था सेशन, नासिक नहीं भाई, नासिक है, प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो गई हैं यहाँ पर, ठीक है। नासिक का कौन था मुझे बताने की जरूरत है भी नहीं, आप सब लोगों को मालूम है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। फिर भी चलो आओ इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हरियाणा हमें पता है, कानपुर का हमें पता है, मद्रास का हमें पता है, फिर ये रहे इसके, ठीक है, नासिक के हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये 2012 का क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा मूवमेंट है जो औरतों को घर से बाहर निकाल करके ले आया। ठीक है, तो ये सारे ही हैं, स्वदेशी, होम रूल, नॉन कॉर्पोरेशन सर्विस में औरतों ने भी बहुत पार्टिसिपेट किया था, तो ये सारे मूवमेंट हैं वैसे ही। तो अब ये देखो, 2012 में टोटल के टोटल 5 सवाल आए हैं। 2012 में टोटल 5 सवाल आए, 2011 में 22 आए थे, 2012 में 5 हैं। तो ये दिख रहा है क्या बदतमीजी है, बट है। चलो अच्छा, इन 5 में से भी 2 वाकई में डिफिकल्ट है, 3 बड़े ही इजीली आप सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। और सोर्स वही एनसीईआरटी, लूसेंट। घटना चक्र तो भाई अल्टीमेट सोर्स है ना, फिर घटना चक्र के बाद बचता ही क्या है। लेकिन अगर बुक से पढ़नी हो तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी और लूसेंट, और बुक तो पढ़ना ही है। सब कुछ डायरेक्ट घटना चक्र पे ही नहीं ना पूछ जाओगे भाई, किताब तो पढ़ोगे ही, किताब नहीं पढ़ोगे तो फिर घटना चक्र का भी कोई मतलब नहीं बनेगा। तो ऑब्वियसली अगर बुक पढ़ना है तो ये है। अब चलते हैं 2013 के पेपर पर। 2013 पर चलते हैं। 2013 का पहला सवाल है, लेडी कैथरीन मेयो कौन सी किताब लिखी है, बहुत इजी है, मदर इंडिया लिखी थी। लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेफेयर, इन्होंने क्या लिखा था, फ्रीडम एट मिडनाइट। राम मनोहर लोहिया ने लिखा था गिल्टी मैन ऑफ इंडिया, और जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है ऑब्वियसली, मैं मानता हूँ ये टफ सवाल है। ये देखिए आसान सवाल अगला दे ही दिया, 3 कठिया सिस्टम क्या था चंपारण में जो दिया था, 3/20 ऑफ लैंड, यानी 3/20 ऑफ लैंड वाला सिस्टम था। 3 कठिया सिस्टम को आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंडिगोर की जो खेती थी, नील की खेती थी, उसमें क्यों ये जरूरी था। तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था, किसने कहा था, वैलेंटाइन चिरोल ने। इजी है। 2013 का अगला सवाल, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी किसने बनाया था। ये देखो, ये बच्चे रनाडे लगा के, नहीं, इसका आंसर था बीजी तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी को किसने बनाया था, बाल गंगाधर तिलक ने। अच्छा, जरूरी बात क्या है, ये बना कब था, ये बना था 1884 में। ठीक, अगला चलते हैं। अभी अगला क्या कह रहा है, ये इसमें से कौन इन्वॉय था ब्रिटिश किंग जेम्स वन का जहांगीर के दरबार में। अच्छा, तो जहांगीर के दरबार में कौन गया था, ऑब्वियसली विलियम हॉकिंस गए थे सबसे पहले जहांगीर के दरबार में, लेकिन जहांगीर ने इनको कुछ दिया नहीं, दिया भी था तो पोर्चुगीज के प्रेशर में वापस ले लिया था। तो विलियम हॉकिंस का जाना वहां पर अटर फेलियर था किंग जेम्स प्रथम का। अच्छा, अरुणा आसफ अली किस चीज से एसोसिएटेड है, बच्चा बच्चा जानता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ग्वालियर टैंक पर उन्होंने झंडा लहराया था, तो सिंपल है। अच्छा, माउंट बैटन प्लान किस चीज का बेसिस हुआ था, तो ट्रांसफर ऑफ पावर को इसने मार्क किया, लेकिन नहीं, ये पार्टीशन ऑफ कंट्री का बेसिस था माउंट बैटन प्लान। अब ये तो एक टफ सवाल है, 1942 में क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन है वो बॉम्बे सेशन में डाला गया था, किसके द्वारा, तो इसका जवाब है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसको बस पढ़ ही सकते हैं। ये देखो, लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1940 को किसने प्रिसाइड किया था, ये देखो यहाँ पर है, लियाकत अली खान इसने किया, नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है इनके मुस्लिम लीग के सेशन में, तो जो लाहौर सेशन वाला है उसको मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रिसाइड किया था, और यहीं पर ये कहा जाता है कि
पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय हुआ था। हाँ, वहां वर्ड पाकिस्तान यूज नहीं हुआ था, लेकिन इसी को द पाकिस्तान लीग भी कहा गया है। इसका एक प्रॉपर टर्म है पाकिस्तान रेजोल्यूशन। लाहौर सेशन को कहा गया पीआर, पाकिस्तान रेजोल्यूशन। आगे देखते हैं। ये देखो, ये वही आ गया ना, ये मैंने अभी पहले कहा था कराची सेशन वाला, कि इसमें गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, लेकिन गांधीज्म जो है वो, गांधीवाद वो हमेशा के लिए रहेगा, तो कराची सेशन ही था। सिंपल। रेड फोर्ट ट्रायल, लाल किले का ट्रायल हुआ था। लाल किले का ट्रायल किसके लिए हुआ था? इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए। आईएनए जो मोहन बोस ने वो किया था, बनाया था, जापानी पानी के साथ में वो किया था। बाद में आपके सुभाष चंद्र बोस आए थे, उन्होंने टेक ओवर कर लिया था, और फिर वो बने थे वहां के सुप्रीम लीडर। तो ये कहा गया है कि जो इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर हैं, उनका लाल किले का ट्रायल हुआ था, उसको लीड कौन किया था? तो टीबी सप्रुआ आगे, सबसे आगे यही खड़े थे। अच्छा, कांग्रेस ने मिनिस्ट्री बनाई थी प्रोविंसेस में 1937 में, फिर कितने टाइम बाद वो रिजाइन कर गए? वो था 28 मंथ। 28 महीने बाद से वो रिजाइन कर चुके थे। प्रोविंस कहाँ कहाँ नहीं बना था? वो था आपका बंगाल, असम, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो इन 4 जगहों पर बिल्कुल भी नहीं बना था। अच्छा, बना कहाँ कहाँ पर था? बना आपका था बिहार में। मैं ये सब मिटा दूं ताकि इजी रहे लिखने में मुझे। बना था हमारा बिहार में, यूनाइटेड प्रोविंस जो अपना उत्तर प्रदेश है इस समय, फिर सेंट्रल प्रोविंस जो अपना मध्य प्रदेश है इस समय, बॉम्बे में बना था जो अपना मुंबई है इस समय, फिर मद्रास में बना था, और बाद में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पर भी बन गया था। ठीक है, और असम में भी बन गया था, यहाँ पर भी बाद में बन ही गया था। तो इतनी जगह इन्होंने प्रोविंस को अपने खड़ा कर लिया था। ठीक है, 1937 में ये बनाए थे जो है, और रिजाइन तो कर दिया था लगभग 1939 में। ये रिजाइन दे दिया था इन लोगों ने। देखो, ये फिर से शंकरन नायर वाला सवाल आ गया कि जलियांवाला बाग के मैसेकर के बाद, ठीक है, कौन था वो रिजाइन कर गया था? तो वो थे शंकरन नायर आपके। तो 2013 में टोटल 13 सवाल आए। 13 में से ऑब्वियसली ये 3 सवाल आपके बड़े टफ थे, और बाकी के 10 सवाल आसान थे। तो चल रही ना मॉडर्न हिस्ट्री, इजी इजी इजी। लेकिन ये जो 10 आसान है ना, इसमें से भी आप 7 या 8 ही सही कर पाओगे, बाकी आप और भी गलत करके आएंगे, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर की बात कुछ अलग होती है। तो प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी ही पड़ेगी इन सारी चीजों की। अब चलते हैं 2014 के पेपर पर। 2014 पर चलते हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में पूछा गया है। पूछा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है दादा भाई नौरोजी को लेकर के। अच्छा, तो स्टेटमेंट क्या है? कि वो पहले इंडियन थे जो अपॉइंट हुए थे प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एट एल्फिंस्टाइन कॉलेज बॉम्बे। नहीं तो सही तो है भाई, मैथ और फिजिक्स के प्रोफेसर बने थे कहाँ पर? एल्फिंस्टाइन कॉलेज बॉम्बे में। अच्छा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने थे 1892 में, ये भी सही है। इन्होंने गुजराती जर्नल स्टार्ट किया था राष्ट्र गुफ्तार, और यहाँ पर ये कंफ्यूजन एक क्रिएट करता है स्टेटमेंट, क्योंकि हम दादा भाई नौरोजी को एज अ पारसी जानते हैं, तो फिर हम सोचेंगे कि इन्होंने फिर गुजराती क्यों जर्नल बनाया, लेकिन इन्होंने गुजराती जर्नल ही बनाया, नाम पारसी सा रखा था राष्ट्र गुफ्तार। ठीक है, 4 बार इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया, गलत है। 3 बार किया था, 1886 में, उसके बाद से 1893 में, और फिर 1906 में। ये 3 जगह पर इन्होंने प्रिसाइड किया था कांग्रेस को। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी जब पार्टीशन बंगाल चल रहा था तो उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? एंड्रू फ्रेजर। सिंपल है, कुछ इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं एस.डब्ल्यू. नेविसन। ये कहाँ से एसोसिएटेड है, किस चीज से? तो स्वदेशी मूवमेंट। जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो यहाँ एक जर्नलिस्ट थे, वो पूरा इस चीज को कवर कर रहे थे। अब आप लोगों को एक चीज और देखना है कि जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, तो उस समय कौन सा एक और जर्नलिस्ट था जो पूरा कवर कर रहा था, वो कौन था? आप लोगों को ये देखना है। अब इसमें देखो, ये ऐसा सवाल है कि जो चाह करके भी कोई ना कर पाए। इसमें बोला गया कि जब तिलक जी मरे थे तो उनकी अर्थी एक मुसलमान भी उठा रहे थे साथ में, उनका नाम क्या था? शौकत अली। उन्होंने पैर उठाया था। ठीक है, चलो छोड़ो, ये सवाल तो आने लायक है नहीं। अच्छा, इंडियन ओपिनियन की बातें अब चल रही हैं। तो इसमें बोला गया कि इंडियन ओपिनियन के एडिटर कौन थे? वो थे मोहनदास करमचंद गांधी जी। किन भाषाओं में निकलता था? तो जी 3 भाषाओं में निकलता था, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश।
ये 3 भाषाओं में इंडियन ओपिनियन निकाला जाता था। गुजरात के थे तो गुजराती निकालेंगे ही, अमीरों को बताने के लिए इंग्लिश निकालते थे और जनमानस तक पहुँचने के लिए हिंदी निकालते थे। ये कहा गया कि लास्ट जो सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो अटेंड किया था गंगाधर तिलक जी ने। कब किया था? तो ऑब्वियसली अंतिम यही होगा, अमृतसर ही होगा, क्योंकि इसके बाद से तो 1920 में तो इनका निधन हो ही गया था। महात्मा गांधी इनको क्या कहते थे? मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी मॉडर्न इंडिया के जो मेकर हैं वो बाल गंगाधर तिलक ही हैं। ये महात्मा गांधी जी का इनका कहना था। अच्छा, अपनी कौन सी बुक में इन्होंने महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को स्टराइल एंड प्रोस्टिट्यूट कहा था? इसका गूगल पे सर्च कर लेना। तो वही उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी उसमें उन्होंने इनको हिजड़ा और प्रोस्टिट्यूट भी बोल दिया था। अच्छा देखो, जो जलियांवाला बाग मैसाकेर है, ठीक है, उसके लिए इंक्वायरी कमीशन का गठन करना था कि ड्राफ्टिंग थी, उसका टास्क किसको सौंपा गया था? वो थे आपके महात्मा गांधी जी। टफ क्वेश्चन है। स्वराज जो सबसे पहली बार है वो कौन से सेशन में? तो सबको पता है कि 1906 के कलकत्ता सेशन में, जहाँ पे दादा भाई नौरोजी आपके प्रेसिडेंट थे। अब अगला सवाल चलते हैं, क्रोनोलॉजी देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी का जाना, रॉलेट बिल का पास होना, जलियांवाला बाग मैसाकेर होना और अमृतसर सेशन होना कांग्रेस का। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक जी कब गए? 1920 में गए। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? ऑब्वियसली 1920 में। जलियांवाला बाग 1919 में और अमृतसर सेशन 1919 में। ये तीन चीज 1919 में हुआ। बाल गंगाधर तिलक जी 1920 में चले गए। अमृतसर सेशन को लीड किसने किया था? तो जी मोतीलाल नेहरू जी ने। ठीक है, सबसे पहले आपका ऑब्वियसली रोलेट बिल पास हुआ। रोलेट बिल पास हुआ तो उसके एवज में जलियांवाला बाग वाली कांड हुआ। फिर जलियांवाला बाग वाला कांड हुआ तो फिर क्या हुआ? उसके बाद से फिर अमृतसर सेशन बुलाया गया ये करने के लिए कि भाई अब आगे क्या करना है। और फिर बाल गंगाधर तिलक जी जिस दिन नॉन कॉर्पोरेशन डे निकलना था उस दिन उनकी मृत्यु हो गई। एलन कैम्पबेल जॉनसन ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसने कहा था कि जो महात्मा गांधी जी ने इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट किया था, वो एक कंसोलेशन प्राइज है। कंसोलेशन प्राइज क्या होता है? जब आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड ना आओ, जब आप एकदम नीचे से अंतिम आओ और आपको एक स्कूल में एक ज्योमेट्री बॉक्स दे दिया जाए, ये लो कंसोलेशन प्राइज, ऐश करो, तो उसको बोलते हैं कंसोलेशन प्राइज। ये लीडर है और ये मूवमेंट है। अच्छा, अब ये सब भी अगर बताना पड़े तो दिक्कत है, सब आप लोगों को याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे हमें सबको पता है, इंडिविजुअल सत्याग्रह। बाल गंगाधर तिलक ये हम सब लोगों को पता है। अरुणा आसफ अली हमें सबको पता है, सरोजनी जी का ये भी। चलो, काकोरी केस क्या है? मोतीलाल नेहरू जी से कैसे रिलेटेड है? अब ये सब हमें करना पड़ेगा। अच्छा ये देखो, काकोरी केस में आचार्य नारायण देव और गोविंद बल्लभ पंत ये और प्लस जवाहरलाल नेहरू ये सारे मेंबर थे, ठीक है ना। ये सारे मेंबर्स थे और उस समय लीड कौन कर रहा था? ये मोतीलाल नेहरू जी। काकोरी डेकोइटी केस क्या है? ये तो सब लोगों को पता ही होना चाहिए। अब काकोरी केस की तरफ से लड़ कौन रहा था? तो अपने साइड से मोतीलाल नेहरू जी लड़ रहे थे कोर्ट में। ये ब्रिटिशर्स वाले केवल कोर्ट केस वाला करवाते थे, फैसला तो हमारे पक्ष में देते नहीं थे, बस जबरदस्ती का कोर्ट केस करवाते थे। आज भी वही चल रहा है। इतना ज्यादा जुडिशरी को महंगा कर दो कि किसी सामान्य आदमी को न्याय न मिले। न्याय की आस लगाते लगाते आदमी न्याय को ही छोड़ दे। यहाँ पे कराची सेशन हुआ था 1931 में। किसने, कौन हेड किया था कराची सेशन को? अभी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो इसमें बोला गया कि कराची सेशन जो हुआ था वहां पर एक व्यक्ति ने कहा था कि जो कराची सेशन है 1931 का, ये महात्मा गांधी जी के पॉपुलैरिटी का और उनके प्रेस्टीज यानी उनके सम्मान का पिनेकल है। पिनेकल मतलब चोटी, यानी एकदम शिखरतम है। यानी महात्मा गांधी जी इस समय अपने पॉपुलैरिटी में और अपने प्रेस्टीज में सबसे बहुत ज्यादा ऊपर हैं। तो ये किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। अगला चलते हैं। ये जो कांग्रेस कमेटी ने एक पार्टीशन वाला पास किया था 1947 में, तो उसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू इन्होंने कहा था कि सरेंडर ऑफ नेशनलिज्म इन फेवर ऑफ कम्युनलिज्म, मतलब राष्ट्रवाद को सरेंडर कर दिया क्योंकि धर्मवाद को जिताना था। तो ये सैफुद्दीन किचलू जी ने कहा था। ये शब्द टफ है, कहीं जल्दी मिलता है नहीं। अच्छा, इसमें बोला है कि किसने जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जो 1947 में हुआ था आपका पार्टीशन का रेजोल्यूशन, उसको सेकंड किसने किया था? सेकंडेड मतलब जैसे होता है ना कि आप बोलते हो कि मैं आज वड़ा पाव खाऊंगा और आपका दोस्त बोलता है कि हाँ मैं इस चीज को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो जो सपोर्ट कर रहा है देन ही इज अ सेकंडेड, यानी सेकंड सपोर्टर आपका, तो सेकंडेड। तो गोविंद वल्लभ पंत जी हैं ये, तो पंत जी ने ही सभा में रखा था ये ले आकर के प्रस्ताव। अब बोल रहा है कि इंडियन इंडिपेंडेंस बिल अपना रॉयल एसेंट कब लिया था? 18 जुलाई 1947। ये तो प्योर फैक्चुअल चीज है,
मालूम है तो मालूम है, नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है। 5 जुलाई को उन्होंने निकाला था, 18 जुलाई तक को इन्होंने पास भी कर दिया था। अच्छा, अब इसमें पूछ रहा है कि कौन से एक्ट ने क्रिएट किया था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें ये सारे ऑप्शन दिए हैं, सारे ही गलत हैं। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वो 1935 के एक्ट से हुआ था और 1937 में ये आ गया था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। जो इसके पहले आपके जस्टिस थे उनका नाम था मॉरिस ग्वायर, मॉरिस ग्वायर। और जो आपके लास्ट जज थे उसका नाम था एच जे कानिया साहब। ठीक है, और कानिया साहब हम लोग के पहले चीफ जस्टिस भी बनते हैं। दो लोगों को आपको याद रखना है, मॉरिस ग्वायर को और एच जे कानिया साहब। तो 2014 में टोटल 18 सवाल आए हैं। 18 में से ऑब्वियसली 4 सवाल हैं जो बहुत ही ज्यादा टफ हैं, बहुत ही टफ हैं। एग्जाम हॉल में बैठोगे तो ये 4 तो आप कर ही नहीं पाओगे। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि तो फिर बाकी के जो 14 सवाल हैं वो इजी हैं? हाँ, इजी हैं, लेकिन एग्जाम में वही आपसे 10 से 12 ही सॉल्व होते हैं। इजी का मतलब ये नहीं कि आप सब सॉल्व कर ले जाओ। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो और दूसरे के लिए वही क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए। तो हम ये मान करके चलते हैं कि 12 से 13 सवाल लगाने लायक थे इन पूरे उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में। वही लूसेंट और वही एनसीईआरटी आपका सोर्स है। और लास्ट चलते हैं 2015 के पेपर पर। सबसे सस्ते की तरफ चलते हैं। 2015 का पहला सवाल है कि 1857 का लखनऊ से लीडर कौन था, बताइए हजरत मौली। अब मैं कह रहा हूं ना कि अब और टफ आते जाएंगे तो आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अच्छा, लोक हितवादी किसे कहा गया था? गोपाल हरि देशमुख को। बाल गंगाधर तिलक नहीं। ठीक है, लोकमान्य है, लोकनायक भी नहीं है। लोकनायक कौन है, लोक हितवादी कौन है, लोकमान्य कौन है, ये सारे आप देख लीजिए। फिर आइए यहाँ पर अगला सवाल 2015 का, किसने एड्रेस किया था गांधी जी को एज अ वन मैन बाउंड्री फोर्स? ठीक है, तो वो थे माउंट बेटन। क्या हो रहा था कि जब आजादी हुआ था तो नोआखली में गांधी जी जा करके बैठे थे और जितना रिवोल्ट चल रहा था उसको अकेले संभाल रहे थे गांधी जी। तो यही बोल रहे थे माउंट बेटन की गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स हैं। पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन से कांग्रेस सेशन में इलेक्ट हुई थी? तो ऑब्वियसली कलकत्ता सेशन 1917 में आपकी एनी बेसेंट सेलेक्ट हुई थी। अच्छा, अब आप मुझे बताइए सरोजनी नायडू जो है वो कौन से सेशन में और कौन सी ईयर में सेलेक्ट हुई थी, ये आप लोग मुझे बताइए। कामागाटा मारू के बारे में पूछा गया। कामागाटा मारू क्या है? ये शिप आप लोगों को याद रखना चाहिए। ये शिप कहाँ से बना था और कहाँ से कहाँ जा रहा था, ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये जा रहा था कहाँ से? सिंगापुर से वैनकूवर। सिंगापुर से वैनकूवर। कामागाटा मारू कौन सा शिप था? नाम से देखो साउंड क्या हो रहा है, जापानीज। ये 3 चीजें हैं। बाकी आप कामागाटा मारू के बारे में और पढ़ सकते हैं, मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कामागाटा मारू। अच्छा, कैबिनेट मिशन जो 1946 में है, उसको कौन लीड कर रहा था? पैट्रिक लॉरेंस। अच्छा, कैबिनेट मिशन को भेजा किसने था? सिंपल सा जवाब है आपके एटली ने भेजा था। सर पैट्रिक लॉरेंस, क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, क्रिप्स मिशन भी आया था, ये वही वाला क्रिप्स है। तो पैट्रिक लॉरेंस है, क्रिप्स हैं और एवी अलेक्जेंडर हैं, ये हैं कैबिनेट मिशन के सारे कर्ता धर्ता लोग। अच्छा, तारकेश्वर मूवमेंट। तारकेश्वर मूवमेंट इससे पहले मैंने कभी नहीं पढ़ा था। जब ये पीवाईक्यू मेरे पास आया आया था, जब मैंने पिछले साल उठाया था पीवाईक्यू पहली बार, तो तब मैंने पढ़ा था तारकेश्वर मूवमेंट के बारे में। तो ऑब्वियसली करप्शन इन टेम्पल से आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई बहुत जरूरी है नहीं इतना। तारकेश्वर मूवमेंट। दीपावली डिक्लेरेशन क्या था? 1929 में इशू किया गया था। ये किसके लिए था? तो ये डोमिनियन स्टेटस के बारे में था। अच्छा, दीपावली डिक्लेरेशन के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसको लॉर्ड इरविन ने किया था कि दीपावली डिक्लेरेशन किया था कि अब हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे और साथ में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए भी हम लोग रेडी हो जाएंगे। इरविन, तो इरविन इस समय से था, उस फिराक में था, तो इसने दिवाली डिक्लेरेशन नाम दिया था 1929 के डिक्लेरेशन को कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी करेंगे। मैं मानूंगा कि 8 में से भी आपके 2 बहुत ही टफ थे, 6 बड़े ही आसान है, आप इसको बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते थे। टफ तो मैं बोलूंगा है ना। अब दिवाली डिक्लेरेशन क्या होता है कैसे पता? ठीक है, तारकेश्वर मूवमेंट आ जाएगा, कैसे बता पाओगे? तो 2 बड़े ही टफ हैं, 6 इजी हैं कंपेरेटिवली। और इन 6 में से भी आप ऑब्वियसली 4 ही सही कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर है, कुछ ना कुछ आपसे गलती हो ही जाएगी। तो आप 4 सही करेंगे। अगर आप चाहते हैं गलती ना हो तो ऑब्वियसली बस एक ही तरीका, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, आपको 4 से 6 वाली रेंज तक में लेकर के जाएगा। तो ये खत्म होता है 2010 से लेकर के 2015 तक का। तो अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस कैटेगरी के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। पैटर्न क्या है, पैटर्न तो मैं तुम्हें चौथी वीडियो में बता ही दूंगा, लेकिन क्वेश्चन की डिफिकल्टी और इजीनेस लेवल क्या है ये मैं ऑलरेडी पीडीएफ में आपको बता चुका हूँ।
इसी लेवल पर सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जिस लेवल पे सारे क्वेश्चन आए हैं उससे हल्का सा और टॉप नॉच जाएगा अगले 5 सालों में। तो पीवाईक्यू को अच्छे से पढ़िए, इसको अच्छे से रिवाइज करिए। पीवाईक्यू के एक एक शब्द को आपको घोट करके पी जाना, दैट इज द बाइबल। वहां से अगर आपका गलत हुआ तो आप सबसे बड़े मूर्ख कहलाएंगे। सो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। एम, फोकस एंड अचीव। माय नेम इज प्रदीप तिवारी, साइनिंग ऑफ।